अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नो फ्लफ विद उमायमा शेख। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मुझे हमारे एक डॉक्टर कुलीग ने एक एक्टिविटी, इंटरनेशनल एक्टिविटी का लिंक भेजा, जिसमें जैसे डॉक्टर्स की डिफरेंट सीएमईज या डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं। और मैंने एज यूजुअल अपने फ्रेंड्स एंड कुलीग्स एंड फैमिली के नेटवर्क में वो लिंक शेयर कर दिया। उसके बाद जो मुझे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हुए, तो सारा दिन मुझे या तो लोगों को बताने में लग गया कि ओके, आई कॉल बैक, आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। और वो लिंक जो था वो ऑटिज्म के बारे में था वो मेडिकल एक्टिविटी का लिंक, यानी कि पेशेंट्स के लिए नहीं था। लेकिन मुझे उस दिन इस चीज़ का एहसास हुआ, बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑटिज्म एंड इट्स मैनेजमेंट। बात करते हैं, हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं जो कि उनकी केयर गिवर्स की इश्यूज होते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चों को नहीं देखते और उनकी थेरेपी वगैरह की बात कम से कम मैं नहीं करती। उस दिन मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा नीड है, कितनी प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स जो हैं वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और जिन डॉक्टर कुलीग ने मेरे साथ वो लिंक शेयर किया था, आज वो मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदील अनवर बेग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? I'm very fine, thank you so much. No complaints. डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं मुल्तान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के माहिर नफ्सियात यानी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, दो टर्म्स आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, एक तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और एक न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर्स। क्या चीज़ है ये दोनों? Actually, over a period of time, I guess a lot of terminologies have come forward जो कि मे बी शायद इस तरह मेडिकल टर्म्स में तो यूज नहीं होती, हम्म। लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंट डिसऑर्डर्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम उसको यूज करते हैं। अब अगर इसको हमसे बाय टर्म ही लेना और बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, सो जो न्यूरो डेवलपमेंटल है, इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि हम्म। जिस तरह हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहा है, तो वो उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं जनरली उसमें जो आते हैं, वो जिस तरह मेंटल रिटार्डेशन या लर्निंग डिसेबिलिटीज हम उनको कहते हैं, सेरेब्रल पैल्सी हो गई, ये हम्म। अमूमन इसमें आते हैं। ऑल्दो ऑटिज्म और एडीएचडी भी बाज़ औक़ात लोग इसी में वो इंक्लूड करते हैं। हम्म। जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट्स अ इट्स अ टर्म दैट वाज coined in, I guess, 1980s हम्म। by a sociologist who herself was suffering from who herself had autism. हम्म। तो उन्होंने बेसिकली इसको डिफाइन इस तरह किया था कि न्यूरो डाइवर्जेंट वो लोग हैं कि जो बेसिकली दे डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद देयर आईक्यू, लेकिन उनका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। सो द वर्ड इटसेल्फ कैन न्यूरो डाइवर्जेंट, दे आर जस्ट a bit different from other people. हम्म। इसमें जनरली ऑटिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया और इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं कि हम्म। जिनमें बेसिकली आईक्यू या कॉग्निशन में इतने इश्यूज नजर नहीं आते एज कम्पेयर टू न्यूरो डेवलपमेंटल, जहाँ पे हमें बहुत सी दफा में आईक्यू और कॉग्निशन के इश्यूज भी नजर आते हैं। इसी के साथ मैं एक और टर्म भी ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन या पीपल्स नॉलेज। अब अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली साइकेट्री साइकोलॉजी में, पीपल फॉलो सर्टन गाइडलाइंस हम्म। और जो हमारे डायग्नोस्टिक एरियाज कहलाते हैं। अब एज फार एज साइकेट्रिस्ट कंसर्न, हम लोग ज्यादातर आईसीडी 10 ट्रेंड होते हैं या आईसीडी में ट्रेंड होते हैं। इन जी। नॉर्थ अमेरिका मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट आर ट्रेंड इन डीएसएम, साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे डीएसएम फॉलो करते हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड जनरली साइकोलॉजिस्ट डू फॉलो डीएसएम। हम्म। ऑल्दो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट अबाउट कि आप नाक किस तरह पकड़ रहे हैं, हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हम्म। थिंग्स रिमेन सेम। हम्म। आईसीडी जो टर्म ऑटिज्म के लिए जनरली यूज होती है, या जो जिस कैटेगरी में ये फॉल करता है, दैट इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ओके। परवेसिव मतलब कि समथिंग दैट ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता वो सिवियरिटी उसकी बढ़ भी सकती है। डेवलपमेंटल मींस कि ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसमें फर्क आ रहा होता है। सो आई गेस एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो न्यूरो कॉग्निटिव इज बेसिकली रिलेटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उससे भी ज्यादा उसमें हमारा जो आई कॉग्निशन होता है उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू पीयर्स या नॉर्मल पीपल, हमें उसमें फ्लक्चुएशंस नजर आती हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट इज जस्ट दैट आईक्यू इज नॉर्मल, लेकिन फंक्शनिंग थोड़ी सी उसमें डिफरेंट हो जाती है। ओके, थैंक यू फॉर दैट। एएसडी, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? ये ऑटिज्म की टाइप्स है या इसमें और एंटिटीज भी आ जाती हैं?
ओके, अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये आई गेस डीएसएम की टर्म है बेसिकली, जहाँ पे इसको उन्होंने मुख्तलिफ सिम्टम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को जो है वो एक कैटेगरी में किया हुआ है। मैं उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ कि फीवर है। नाउ फीवर इज अ सिम्टम, हम्म राइट? फीवर के कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। सो जनरली ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सुन के लोगों को जनरली ये लगता है कि जी एक स्पेक्ट्रम है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, क्या है। लेकिन जनरली जब मेडिकल टर्म्स में ये स्पेक्ट्रम यूज हो रहा होता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ द क्लिनिशियन कि वो किस सेंस में यूज कर रहा है। जनरली इट इज इन द सेंस कि जिस तरह मैंने बताया ना कि फीवर है किसी को, अब फीवर इट्स बेसिक एक सिम्टम है, हम्म उसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स कि जिसके अंडर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें ऑटिज्म इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। हम्म अगेन आईसीडी में जो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज कि वो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसी के अंडर में वो ऑटिज्म और बाकी सिम्टम्स बाकी डिसऑर्डर्स वो आते हैं कि जिनके सिम्टोमोलॉजी मोर और लेस सिमिलर है। तो अगेन लोगों को सुन के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये लगता है कि मे बी कि हम स्पेक्ट्रम पर होंगे, किसी के माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। वो ऑटिज्म के अंदर की क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन है। जनरली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये कहते हैं क्योंकि उसमें बेसिकली जिस तरह फॉर एग्जांपल तीन मेन कोर सिम्टम्स होते हैं। तो उन तीन कोर मेन सिम्टम्स के अंदर डिफरेंशिएशन की वजह से जो है वो डायग्नोसिस चेंज हो रही होती है। सो दैट इज बेसिकली स्पेक्ट्रम। इट्स नॉट अबाउट ऑटिज्म सेल्फ जो है उसका स्पेक्ट्रम में या कोई माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर का कोई फर्क क्योंकि होता नहीं। जितनी लंबी टर्मिनोलॉजी हो जाती है एक नॉन मेडिकल बंदे के लिए, वो ज्यादा तशवीश का और परेशानी का बायस है कि पता नहीं इतना लंबा नाम है तो होगा बीमारी में क्या। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कैसे पता चलता है पेरेंट्स के लिए। अब हम पेरेंट्स की बात करें, कंसर्न्स जिनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि हम सिंपलेस्ट, हम लोग डॉक्टर्स इतने आदी होते हैं जार्गन्स में बात हम्म, करने की, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना इट्स एन आर्ट। तो मुझे ये बताइए कि कैसे पता चल सकता है कि मेरा बच्चा जो है, क्या वो पैम्पर्ड है, क्या वो बहुत स्पॉइल्ड है, क्या वो बहुत ज्यादा जो है वो जिद्दी है, या ऑटिस्टिक है। ओके, ऑटिज्म को हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। अगेन देखिए, आई गेस एज अ चाइल्ड या किसी का मतलब इवन आई गेस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज क्वाइट अ पैम्पर्ड वन। माय सिबलिंग स्टिल डू कंप्लेन कि ये तो अम्मा का अभी तक लाडला है। लेकिन आई गेस ऑल ऑफ अस पेरेंट्स, हम बच्चों के ऑब्वियसली हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते, लेकिन वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लव फॉर एवरीवन। अब होता क्या है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना कि जी बच्चा पैम्पर्ड है, ठीक है हम करते हैं। पैम्पर हम बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, हम वहां पे कहेंगे कि जी एक बच्चा है, उसकी एज 7-8 ईयर्स हो गई है, वो अभी तक लेट सपोज अम्मा के हाथ से खाना खाता है। हम्म अब नाउ दैट इज पेम्परिंग। हम्म जहां पे पेम्परिंग आपको ये लगती है कि वो बच्चे की ओवरऑल फंक्शनिंग में रुकावट बनना शुरू हो रही है, वहां पे यू नीड टू मॉडिफाई दैट। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने अपने बच्चे को कभी स्पून पकड़ना या उसको जो है वो चम्मच से खाना या इवन हाथ से खाना खाना या रोटी तोड़ना, निवाला बनाना, ये चीजें मैंने कभी उसको सिखाई ही नहीं और मैं उसको सिर्फ खुद अपने हाथ से खिलाया जा रहा हूँ, तो वो उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो उस तरह डेवलप हम्म, नहीं होंगी। नहीं। फिर आगे जाके वो उसको स्कूल में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगेन मतलब ये तो मैं अगर वो उसमें मोटे टर्म्स में हिसाब हिसाब से बात करूं, तो वो मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेगा। दूसरा जो आपने टर्म यूज किया था आई गेस ऑटिज्म, और इसके बीच में दैट वाज सॉरी टेंट्रम शो कर रहा है या जिद्दी है। स्पॉइल्ड है। स्पॉइल्ड। अब अब टेंट्रम्स थ्रो करना ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड दैट इज वेरी मच नॉर्मल, हम्म राइट? और यूजुअली उसमें क्या होता है कि दैट मोमेंट हम उसको जिस तरह हैंडल करते हैं, सो हमारे उस टेंट्रम को हैंडल करने से बच्चों का ब्रेन लर्न करता है कि मैंने किस तरह फंक्शन करना है, जिसको हम अपनी साइकाइट्री साइकोलॉजी की जबान में लर्न बिहेवियर्स कहते हैं बाज़ हम्म औक़ात। हम्म सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सबने उसे गुजरे हैं, हम सबने किया भी है, देखा भी है, और हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हमारे अपने साथ भी होता है। मार्केट में हम गए हो, किसी शॉपिंग प्लाजा में हो, बच्चों को कोई चीज नजर आई, छोटा बच्चा है 3-4 ईयर्स ऑफ एज, उसने कहा कि मुझे, और हमने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं लेनी। सो दे विल ऑल ऑफ अ सडन गो इनटू अ टेंट्रम। वो या जमीन पे भी लेटेंगे, वो रोएंगे भी, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत सारा एक टेंट्रम वहां पे थ्रो होगा। अब अगर उस वक्त हम उनको वो चीज फौरन से लेके दे दें कि चलिए ठीक है, आप ये चीज ले लो, तो अगेन इफ यू सी, तो हमने ब्रेन को एक रीइंफोर्सर दिया है कि आप कोई भी चीज जो है वो पहले मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगी। आप इस तरह का टेंट्रम या फिट थ्रो करेंगे तो हम आपकी फॉरेन डिमांड्स को
एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट ब्रेन लर्न्स कि मैं अपनी बात किस तरह मनवा सकता हूँ। ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू लर्न दैट, लेकिन हम्म वी लर्न इट द हार्ड डिफरेंट वे। अगेन एट दैट वेरी मोमेंट इट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं। यूजुअली जो एक क्लिनिक्स पे या जो एक जनरल बिहेवियर गाइडलाइंस में जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि व्हेनेवर द चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टेंट्रम, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप ऐसे बन जाएंगे या तो बच्चा कमरे में मौजूद नहीं है या आप उस कमरे में मौजूद नहीं है। अब हम्म अगेन इन अ मॉल शादी इट्स ब्याह नॉट में ये करना बड़ा पॉसिबल। मुश्किल हो जाता हाँ है। बच्चा जो है ना वो कर रहा है, चलो अभी तो उसको चुप कराओ, अभी तो ये सीन खत्म हो उसके बाद देखेंगे। हाँ लेकिन अगेन उसमें भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज नॉट एनी रूल ऑफ थंब कि बस इस तरह कर दिया तो ये हो गया। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और स्पेशली पेरेंटिंग के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट अ 24/7 जॉब, इट्स अ 25/8 जॉब। रोजाना आपने 24 में से एक्स्ट्रा देना है और फिर 7 दिन में से एक दिन आपने एक्स्ट्रा देना है। इट्स अ 25/8 डे जॉब। तो डॉक्टर अगेन साहब इट्स अ इसमें लर्निंग। जी डॉक्टर सॉरी आप बता रहे थे डॉक्टर साहब इसमें देखिए वो कहा जाता है कि इट इट रिक्वायर्स इट टेक्स अ विलेज टू रेज चाइल्ड। कि अभी जो आप बता रहे थे ना कि एग्जैक्टली। मॉल में है या शादी में है तो वो बेचारी माँ को या पेरेंट्स को ये भी टेंशन होती है कि दूसरे तंग हो रहे हैं और बाज़ अगर माँ इस तरह करना भी चाहे कि डिसिप्लिन करने के लिए तो वो दूसरे कहते हैं बच्चा क्यों चुप कर रहा है रो रहा है इसको तो पहले देखो ना। और एट टाइम्स ये होता है कि चलो वो सिचुएशन ना हो तो वो सिर्फ पेरेंट्स सिर्फ इस चीज को या लॉन्ग टर्म चीज को देखने के बजाय वो शॉर्ट टर्म का देखते हैं कि चले अभी इसकी ना ये जो टेंट्रम है और मेरी जो डिस्कम्फर्ट हो रही है उसको हम दूर कर लें। ये नहीं सोचते कि अभी इट्स अ टाइम कि बच्चे की हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं फॉर्मेटिव ईयर्स हैं और दिस इज हाउ ही इज लर्निंग कि वो इसी तरीके से करेगा पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला सिस्टम। तो ही इज गेटिंग अवे विद दिस थिंग। बट अब इसमें से हम ऑटिज्म का मैं कैसे एक निकालें। जी अच्छा, मैं उसमें बस एक चीज ऐड कर दूं क्योंकि आपने वो टर्म यूज की ना पेरेंटिंग, और जिस तरह वो अक्सर शादी ब्याह में हमें यही नजर आता है कि बच्चे जो होते हैं वो माँ की जिम्मेदारी हो जाते हैं कि जी अम्मा के हवाले करो वो संभालो। एंड आई ऑलवेज से द वर्ड इज पेरेंटिंग, राइट? द वर्ड इज नॉट, द वर्ड इज पेरेंटिंग, इट्स नॉट मदरिंग, इट्स नॉट मदरिंग फादरिंग, राइट? ठीक है, अगर कहीं सिंपल, अगर कोई सिंगल पेरेंट है दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन दैट इज अ सेपरेट थिंग रादर। तो अब व्हेन इट्स पेरेंटिंग तो मतलब उसमें ये होता है कि पिक एंड चूज होता है कि अच्छा जी ठीक है, अगर एक बच्चा मुझे पता है कि आई कैन हैंडल हिम या हर बेटर, या वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, मैं उसके टेंट्रम्स, मैं उसकी चीजें बेहतर तौर पे हैंडल कर सकता हूँ, सो ही और शी विल स्टे विद फादर। जो अम्मा के साथ बेहतर हैंडल हो सकता है वो अम्मा के पास। अगेन मैं थोड़ा सा, ताकि ये भी हो कि एक तो बच्चों के लिए भी वो अथॉरिटी फिगर काइंड है, लेकिन अगेन आई ऑलवेज से दिस कि फादर्स हैव अ वेरी बिग रोल इन पेरेंटिंग। सो वो उसको जो है ना वो सिर्फ इनकम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ उसको अटैच ना करें। बच्चों की खास तौर पे बॉयज की पेरेंटिंग में, परवरिश में फादर का सबसे ज्यादा हाथ है। बहुत ज्यादा। सॉरी, यू वर आस्किंग अबाउट आई 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 गॉट वाज टोटली गॉट आस्किंग डिरेल्ड। नो आई आस्किंग कि ये सब चीजें ठीक है लेकिन अब हम इसमें कहाँ मतलब अगर बच्चा और ऐसे क्या और मजीद साइन एंड सिम्टम शो करे जिसमें हमें लगे अच्छा नहीं ये नॉर्मल पेरेंटिंग का मसला नहीं हो रहा ये ऑटिज्म की तरफ जा रहा है या दे शुड सीक हेल्प फॉर इट। ओके, अगर हम ऑटिज्म की बात करें ना, तो ऑटिज्म का बहुत सी दफा में क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, जिनको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मतलब उनकी नेक होल्डिंग टाइम पर होगी, उनकी सिटिंग टाइम पर होगी, उनकी क्रॉलिंग वॉकिंग सब टाइम पर होगी, उनका स्पीच डेवलपमेंट जो है वो भी नॉर्मल होगा। और बहुत सी दफा मैं अगर बहुत क्लासिकल केस की या सिंपल उसको करने के लिए बताऊं, तो यूजुअली हमें उसमें नजर आता है कि समवेयर बिटवीन 2 to 3 years ऑफ एज हमें बच्चों की इन डेवलपमेंट में ऑल ऑफ अ सडन एक रिग्रेशन नजर आना शुरू होता है। कि वो बच्चा जो पहले हमारे साथ आई कांटेक्ट करता था, कम्युनिकेट करता था, 2-3 लफ्ज बोल लिया अल्फाज अदा करता था, हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ इंगेज होता था, बहन भाइयों के साथ खेलता था, या पेरेंट्स के साथ अपना लव अफेक्शन शो करता था, अब हमें वो ग्रेजुअली नजर आता है कि आहिस्ता 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 वो रिग्रेस करता जा रहा है। उसने अपनी जो है वो बोल चाल कम कर दी है उसके, और हमें बिहेवियर चेंजेस नजर आना शुरू होते हैं। वो बिहेवियर चेंजेस क्या होते हैं, अगर उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊं, बेसिकली वो 3 डोमेन्स में होते हैं। एक होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सिंपली उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनकी स्पीच रिग्रेस कर जाएगी, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। इट्स कम्युनिकेशन, वो वर्बल भी होगी, वो किसी हद तक नॉन वर्बल भी होगी। कि बहुत सी दफा में ये होता है कि वो बच्चे जो पहले एक आध लफ्ज बोल के, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा पहले मम्मा बोल के पानी मांग लिया करता था,
या दूधू बोल के खाना मिल्क मांग लिया करता था। अब हमें नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल वो डिमांड भी नहीं कर रहा, ना वो किसी और तरीके से हमें उसको कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात ठीक है, अगेन वही वाली बात कि वो सिवियरिटी और उन चीज़ों पर वेरी करते हैं, लेकिन बहुत सी दफा में होता है कि बच्चे जिस तरह होता है कि अगर वो कम्युनिकेट वर्बली नहीं भी करे, वो आएंगे, वो आके हमें पुल करेंगे, पॉइंट करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। उसमें भी हमें उनका आई कांटेक्ट उस तरह नजर नहीं आएगा कि जिस तरह वो होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं उसको एक प्लेफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि बच्चा मुझे पुल कर रहा है और मैं उसको एक प्लेफुल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं उसको जॉयफुल वे में कह रहा हूँ कि नहीं यूं नहीं यूं नहीं, लेकिन वो उसको भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो अगेन ये कम्युनिकेशन के जो प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं कि आई कांटेक्ट है, बच्चा पॉइंट कर रहा हो, पुल कर रहा हो, हमारे साथ आई कांटेक्ट कर रहा हो, एक तो हमें उसमें भी बाज़ औक़ात रिग्रेशन नजर आना शुरू हो जाता है। और सिर्फ एक बेसिकली कम्युनिकेशन है उसका। दूसरा होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि अपने बहन भाइयों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ उस तरह मिक्स नहीं होते। एक बड़ा वो क्लासिकल टर्म जो ऑटिज्म हम यूज करते हैं वो स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है, कि अगर मिसाल के तौर पे किसी का भी बच्चा है और उनको अगर ऑटिज्म है, उस बच्चे को, मैं अगर उसके पास आऊँ, मैं उसको गोद में उठाना चाहूँ, बड़े आराम से मेरे पास आ जाएगा। अब अगेन डिपेंड्स अपॉन दी एज और सारे सिम्टम्स के भी जरूरी नहीं है कि अगर बहुत सी दफा में बच्चों में स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं भी होती, लेकिन अगेन पेरेंट्स को ये फील होता है कि अगर हम हों या ना हो तो इस बच्चे को कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने में मगन रहेगा, इसको ना वो एक पेरेंट फिगर की जरूरत है, ना इसको कोई सिबलिंग की जरूरत है, ना किसी और बच्चे की जरूरत है, अल्लाह थलग वो अपना आराम से बैठ के भी खेल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट से तीसरी मैं चीज जो मैं इसमें एक चीज क्लियर कर लूं, सॉरी, आप यू जस्ट कीप द थॉट प्रोसेस इंटैक्ट। मैं सिर्फ यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती जो कि नॉर्मल बच्चों में होती है, क्या इसका ताल्लुक या इसकी वेरिएशन ईस्ट वर्सेस वेस्ट या अपने अपने घर जिसमें बच्चा यूजुअली रहता है उसके माहौल में आता है? सम पीपल आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, सम फैमिलीज आर लिविंग इन अ कलेक्टिव। अब जैसे आप ईस्ट मुकाबला वेस्ट का देखें तो ईस्ट में हम कलेक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, जहाँ की वेस्ट है वो ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली है, इंडिविजुअलिज्म का ज्यादा वो है। क्या ये घर का माहौल और घर की जो ट्रेनिंग है कि बहुत सारे लोग होना, एक एक चाचे मामे दादी सब लोग हैं, बच्चा उसका यूज टू है तो वो सोशलाइज ज्यादा कर रहा है, इन चीजों का ताल्लुक होता है कि नहीं? इसमें रिग्रेशन ऐसी सडन होती है कि वो जी। आई गेस ईस्ट में या स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में और ज्यादा लोगों में ये आइडेंटिफाई थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, अच्छा। क्योंकि जो है वो कोई ना कोई नोट करना शुरू कर देता है कि जी ये देखो ये बाकी बच्चे जो है वही वाली बात है, घर में चार बच्चे हैं मोर और हाँ। लेस सेम एज ग्रुप के, तो कंपेयर भी करते हैं कि फलाना तो इस उम्र में ये भी करता था, ये देखो ये हम बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, बच्चे उसके पास जा रहे हैं खेलना चाह रहे हैं, ये उनसे दूर भाग रहा है, ये अलग खड़ा हुआ है या ये अलग खेल रहा है। तो प्रोबेबली आई गेस वो हमारे पास हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में थोड़ा सा पिन पॉइंट आउट जल्दी हो जाता है। और स्पेसिफिकली मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह हमारी नानियों दादियों को सलामत रखे, हाँ भाई। तो उनका एक्सपीरियंस होता है हाँ, बच्चों के मामले में, तो वो मतलब वो आई गेस उनकी दो दो जनरेशन, तीन तीन चाहे जनरेशन देखती हैं वो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उनको ना भी पता, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स ना भी, लेकिन बहुत सी दफा में उनका वो जो डायग्नोसिस भी ना पता, लेकिन उनका पिन पॉइंट वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि इस बच्चे में ये डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। सो अगेन आई गेस ईस्ट वेस्ट के मुकाबले में आई गेस हमारे ईस्ट में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फैमिली सेटअप इस तरह का है, वो हम थोड़ा सा जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह का है कि मे बी शायद आई गेस वो थोड़ा सा हमारे पास जल्दी हम उसको पिकअप कर लेते हैं। तो आई गेस दैट्स वन ऑफ द डिफरेंस। और तीसरी जो चीज जो मैं उसको बता रहा था कि ऑटिज्म में जो तीसरा एक उसका कोर सिम्टम आता है, वो जिसको अमूमन फिक्सेशंस या स्टीरियोटिपीज कहते हैं या स्टीरियोटिपिकल फिक्सेशंस कहते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, वो किसी टॉय के साथ भी हो सकता है। अगेन उसके हेडिंग के नीचे बहुत सारे क्राइटेरियाज में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि बच्चे को बस वो एक ही जी ब्लैंकेट है, वो उसी ब्लैंकेट को बस साथ लगाया, उन्होंने हर जगह जाना है। बच्चे को स्पेसिफिक किस्म की कोई बस एक कोई टॉय पसंद आ गया, बस वो उसी टॉय के साथ है। बहुत सी दफा में वो हैंड फ्लैपिंग हमें उसमें नजर आती है, हमें जंपिंग नजर आती है, एक्साइटमेंट में हमें गोइंग राउंड एंड राउंड नजर आता है, रिवॉल्विंग राउंड एंड राउंड नजर आता है। हमें ये नजर आता है कि मिसाल के तौर पर ये जो हमारे ये हॉट व्हील्स या इस तरह की डिंकी कार्स होती हैं, वो उनको हम ला के दें या कार्स वगैरह ला के दें, उस उनको अलाइन करना शुरू कर देते हैं कि उनको एक ही लाइन में उन्होंने लगाया हुआ है।
और वो उनको बिल्कुल वो जिस तरह वो उर्दू में हम कहते हैं ना कि कनखियों से देख रहे हैं, कि वो हम्म। चीजों को अगर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो वो कॉर्नर ऑफ द आई से कर रहे हैं। हमने अगर उनको कोई एक बड़ी चीज भी दी है फॉर प्लेइंग, या इवन अगर जैसे बिटिंग की कार्ड भी दी है, तो रादर देन प्लेइंग विद दैट दे विल गेट फैसिनेटेड बाय द व्हील्स, और वो उसको बिल्कुल अपने पास रख के उसको रोटेट रोटेट करते रहेंगे, रिवॉल्विंग रोटेटिंग। इस तरह की चीजों से बाज़ औक़ात उनकी फिक्सेशंस डेवलप हो जाती हैं, या उनके वो एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। सो अगेन मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ड, स्टीरियोटिपिकल इज उसको जो कहते हैं वो स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होती हैं जनरली, जिसमें हैंड फ्लैपिंग, जंपिंग, गोइंग राउंड एंड राउंड, या इस तरह की और एक्टिविटीज आ सकती हैं। जो फिक्सेशंस हैं वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइटम के साथ वो मुसलसल एक बच्चा अटैच जो है रहते वो। हैं, अटैच रहते हैं। ओके। और बिल्कुल। और उसमें भी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये दे दूं, अगेन बहुत सी दफा मैं सुन के, गूगल करके, या कहीं से पढ़ के हमें ये लगता है कि जी बच्चों में ये अगर चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, वो या अगर वो किसी एक आइटम के साथ हमेशा से जो है वो फिक्स हो रहे हैं, या वो हर वक्त उनके साथ रहता है सॉरी, तो वो हमें लगता है कि जी इसको ऑटिज्म हो गया है। अगेन हाँ, इनको जैसे जिस तरह मैंने कहा ना कि 2 to 3 years ऑफ एज में ये अमूमन नजर आते हैं, तो अमूमन बिफोर 3 years ऑफ एज हम यूजली डायग्नोसिस भी नहीं करते, हम इनको जनरली रेड फ्लैग्स कहते हैं, कि ये हम्म। हमें अलामात नजर आ रही है अभी, कि जो कि रेड फ्लैग्स हैं। बहुत सी हम्म। दफा में बच्चों का ये नॉर्मल ग्रोइंग पैटर्न भी होता है। ओके। लाइक आई ऑलवेज टेल, मैं वो मेरे पास आ रहे होते हैं, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम फॉर फिक्सेशंस आई डू टेल देम कि इवन एज अ चाइल्ड आई गेस टिल grade 4 या 5 I had this attachment with one of my very small pillows, जो कि हम्म। हमेशा मेरे साथ रहता था, उसको मेरे साथ सोना भी है। मैं उसको स्कूल नहीं लेके जा सकता था, लेकिन स्कूल से वापस आते के साथ ही सबसे पहले मुझे वो चाहिए होता था, अब ये हमारे नॉर्मल बच्चों की इमेजिनेटिव के लिए उनकी फिक्सेशंस, फिक्सेशंस भी नहीं होती, तो नॉर्मल होते हैं। सो अगेन, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन कि अच्छा जी अगर ये 2 4 चीजें मुझे नजर आ रही है, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, या मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, या मेरा बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है, तो ये ऑटिज्म ही हो गया। अगेन व्हेन एन एक्सपर्ट विल इवैल्यूएट, वो यस। जब उनको देखेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू आंसर यू बेटर। तो डू नॉट जंप टू कंक्लूजंस, इट कैन वेरी मोर, जस्ट रीच मतलब आउट अगेन फॉर कहने को हेल्प फ्रॉम 3। प्रोफेशनल्स। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, डेफिनेटली। व्हाई इज ऑटिज्म ऑन द राइज? अभी जैसे मैंने एक हफ्ता डेढ़ से हमारी पहली ये डिस्कशन स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम होने की, और जैसे ही वो पहले दिन बात शुरू हुई, पहले लोगों के फोन्स एंड क्वेश्चंस तो आने लग गए, लेकिन ये जो हमारे पास एक नेसेसरी ईवल है ना, ये मोबाइल, इसके तो हाथी से भी बड़े कान है, सारा वक्त ये हमें सुन रहा होता है। तो उसके बाद से मुझे आर्टिकल भी सारे एडीएचडी ऑटिज्म के, ईमेल्स, गूगल का जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही। कल रात को मैं कुछ और प्रिपेयर करी थी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय गूगल कार्ड्स एंड आल्सो माय ईमेल। तो मुझे सीडीसी का एक ये है डेवलपमेंट, उनका नेटवर्क है, सीडीसी का प्रोग्राम है ऑटिज्म के ऊपर, वो मॉनिटरिंग करते हैं अपनी सारी स्टेट्स की। उसमें स्टेटिस्टिक्स आएंगे जो 1 in 36 बच्चे, 1 in 36 बच्चों में अगर आपको क्लिनिक में देख रहे हैं, तो वो उसमें से एक बच्चा ऑटिस्टिक निकल रहा है। और ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, अमेरिका में। पाकिस्तान में इतना राइज क्यों है कि ये एकदम से लोग ज्यादा देखें? क्या ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी प्रेवलेंस से इंसिडेंस इंक्रीज हो रही है, या अवेयरनेस की वजह से पिक ज्यादा हो रहे हैं? आई गेस उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो डेफिनेटली ये है कि पीपल आर मोर अवेयर, इवन क्लिनिशियंस आर मोर अवेयर कि इस तरह की चीज है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आई गेस अगर वो आप थोड़ा सा देखें इन आवर चाइल्डहुड, बहुत सी दफा में ऐसे लोग होते थे हमारी, या हैं हमारी फैमिली में या नेबर्स में, कि जिनको आज अगर हम रिव्यू करें या देखें तो हमें लगेगा कि उनको ऑटिज्म था या है। लेकिन उस वक्त हमें अवेयरनेस नहीं होती थी, तो हम जनरली उनको बस लेबल कर दिया करते थे कि जी ये क्या मतलब है गोला है, या हम्म। बस ये स्पेशल लोग हैं, इस तरह का हम उनको टर्म करके भी जस्ट यूज्ड टू नो गेट अलोंग विद आवर लाइव्स। उनको ठीक है, जहां तक जिस हद तक हम कर सकते थे उनके लिए कर लिया करते थे। सो आई गेस एक तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैव बिकम मोर क्लियरर। क्लिनिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, दे आर मोर अवेयर ऑफ इट। साइकियाट्रिस्ट इवन आर मोर अवेयर के ऑटिज्म क्या है। लेकिन समवेयर इन बिटवीन आई गेस के ये जो है ना ऑटिज्म, इट हैज बिकम अ लिटिल बिट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कन्वीनियंस एज वेल, कि जहां हम्म। पर हमें थोड़ा बहुत कोई डिफरेंशिएशन नॉर्मल से नजर आता है, so we always jump into the conclusion कि जी ऑटिज्म है। So again, the diagnosis of autism, it's a complex हम्म। and टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कभी भी 1 2 3 सेशंस में आई गेस नोबडी कैन जंप ऑन टू द कंक्लूजन कि दिस इज ऑटिज्म, इवन दो कि वो जितना मर्जी
क्लियर नजर आ रहा हो, बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन इज टू हालांकि टेक योर टाइम विद द डायग्नोसिस। पेरेंट्स बहुत इस चीज से तंग हो रहे होते हैं कि भाई कितनी दफा बुला चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है। ये एक टिपिकल वो है ना कि 10 दफा तो बुला लिया है, मतलब गए 2 या 3 दफा हो गए, लेकिन बोला ये जाता है कि 10 दफा तो बुला लिया है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। कभी वो कह रहे हैं जी डेवलपमेंट उनको दिखाएं, कभी कहते हैं स्पीच वाले को दिखाएं, कभी कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट। तो बेचारे वो इस परेशानी में होते हैं। सो इज देयर अ इसमें ना, वे? जी। नहीं नहीं, मैं वो, आई गेस योर क्वेश्चन वाज द सेम। ये इसी ना, यू नो, थ्रू योर पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू से दिस कि देखिए, डायग्नोसिस ऑफ अ चाइल्ड इज नेवर अ सिंगल क्लिनिशियन थिंग। ओके। खास तौर पे जहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें नजर आ रही हो, मतलब इसीलिए लॉट ऑफ टाइम्स यंगर बच्चों में, चाहे वो मतलब साइकेट्री, लेट्स सपोज जस्ट टॉक अबाउट ऑटिज्म, इवन ऑटिज्म की डायग्नोसिस भी जो है वो लॉट ऑफ टाइम्स इट्स प्रीटी मच, जिसको कहते हैं ना, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स जॉब, कि जी हम्म। उसको साइकेट्रिस्ट ने जो है वो इवैल्यूएट किया, और उसके साथ जो है वो बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो होते हैं या एबीए ट्रेन्ड थेरेपिस्ट जो होते हैं, उन्होंने साथ उन्होंने फर्दर असेसमेंट्स की। बहुत सी दफा में न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, उनके साथ हमें को फिजिकल रिव्यूज करवाने पड़ते हैं। और मतलब सेंसरी के लिए अलग, जैसा वो आपने भी कहा, डेवलपमेंटल के लिए अलग। सो लॉट ऑफ टाइम्स यस, कि इट्स नॉट वन पर्सन जॉब कि वो इसको डायग्नोस भी करे या इसकी मैनेजमेंट भी करे। हाँ, डायग्नोसिस मोरलेस में भी आई गेस पीडियाट्रिशियन हो गए वो भी कर लेते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कर लेते हैं, साइकेट्रिस्ट भी कर लेते हैं। मैनेजमेंट एट टाइम्स यस, इट्स डेफिनेटली मल्टी डिसिप्लिनरी। और आई गेस जिस आपने कहा ना कि पेरेंट्स, यस एब्सोल्युटली राइट, पेरेंट्स डू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये, अच्छा हम एक ही जगह जा रहे हैं और वहाँ पे 3 3 4 4 लोगों को दिखाना पड़ रहा है, या 3 4 मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ रहा है। सो आई गेस द बेस्ट थिंग इज कि जिसको हम साइको एजुकेशन कहते हैं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब फर्स्ट कॉन्टेक्ट किसी का भी होता है विद पेरेंट्स के जिनके बच्चों को सस्पेक्ट कर रहे हैं या रेड फ्लैग्स में है, या वी हैव दिस इंप्रेशन कि मे बी द चाइल्ड हैज ऑटिज्म, सो आई गेस उनको फ्रॉम डे वन अगर आप एक्सप्लेन कर देना कि इतना टाइम लगेगा हमारी असेसमेंट्स में, इतना हम्म। टाइम लगेगा इस चीज में, इतना टाइम लगेगा इस चीज काउंसलिंग, में, इस काउंसलिंग तरह से प्रॉपर हो। प्रॉपर करें, तो ऑब्वियसली ठीक है। कि बहुत सी दफा में यू नो फर्स्ट इंटरेक्शन में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकदम से नहीं भी देते, लेकिन एटलीस्ट यू नो दे शुड हैव अ प्लान, दे शुड नो अ रोड मैप कि यार इस तरह हमें अब चलना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है दे कैन ऑब्वियसली प्लान, और उसके हिसाब से चल सकते हैं, तो फिर उनको भी, पेरेंट्स को भी थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाती है आई गेस। डॉक्टर आई साहब गेस अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जस्ट जी, कम्युनिकेट। जब डायग्नोसिस में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो ट्रीटमेंट में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इसका इस वक्त करंटली जो आप कह लें कि जो अप्रूव्ड है या एविडेंस बेस्ड है या एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड है, दैट इज ओनली वन, एंड दैट इज बिहेवियरल थेरेपी, या जिसको हम एबीए थेरेपी कहते हैं, ओके। अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस थेरेपी। और इट्स जस्ट बिहेवियरल अप्लाइड थेरेपी, बिहेवियर इसमें एंड, मुख्तलिफ आपकी आवाज सुन। अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस एनालिसिस, ओके। therapy, ABA therapy. ओके। That is the currently evidence-based, approved, you know, accepted across the world. This is the management या treatment of autism currently. ओके। उसमें ABA थेरेपी के अंदर ही मुख्तलिफ डोमेन्स भी आती है, उसमें डेवलपमेंटल भी आती है, उसमें सेंसरी भी आती है, उसमें ऑक्यूपेशनल भी आती है। तो अगेन इफ समबडी इज एबीए ट्रेन्ड, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लेवल पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ उसके सेंसरी थेरेपी और मुख्तलिफ जो डिवाइड थेरेपीज है वो कर लेते हैं। लेकिन अगेन अगर हमारे पास डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, सो परहैप्स सॉरी, फिर उसमें बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो यही है कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट फॉर बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी थेरेपिस्ट फॉर सेंसरी, ऑक्यूपेशनल फॉर देयर फंक्शनिंग। और इस तरह वो तो अमूमन लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट जस्ट वन मैन जॉब, या एक बंदे का वो काम नहीं होता कि वो सारी चीजें करे। पूरी टीम और एक दफा अप्रोच जब होती हमें है। लगता है कि हम्म। बिल्कुल टीम अप्रोच है, और उसमें समवेयर डाउन द लाइन डेफिनेटली जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल आ जाता है। जहां तक मेडिसिन की बात है, सच कोई मेडिसिन नहीं है इस वक्त ओके। कि जिसको हम कहें कि ये ट्रीटमेंट है। देयर आर लॉट ऑफ medications that are still under research, they are still under going trials। एक अक्सर जो हमारी कुछ लोग बी पॉपुलेशन में ट्वेल्व दे रहे डॉक्टर, हैं, कुछ ओमेगा वगैरह दे रहे हैं, वो तो हर चीज में आजकल वैसे ही आपको तो एक ट्रेंड शुरू हो जाते हैं तो हर जगह ही अप्लाई होते हैं। ऑफ कोर्स विटामिन्स हैव देयर ओन, इवन न्यूरोलॉजी में भी और डेवलपमेंट में दे हैव देयर ओन स्पेस। नहीं है, सॉरी। उसका एविडेंस नहीं है। ओके। उसका एविडेंस नहीं है
इट्स नॉट एविडेंस बेस्ड। B12 हो गया, वो अपना ओमेगा। ग्लूटेन फ्री डाइट हो गई, फॉलोनिक एसिड हो गया, ओमेगा हो गया, फलानी डाइट हो गई, ये डाइट हो गई, वो डाइट हो गई। अब अगेन दीज आर ऑल, फैट मतलब मैं डाइट्स। उसकी हमेशा एग्जांपल फैट ये देता डाइट्स हूँ। जैसे वो सोशल मीडिया हाँ, इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा उसको वो प्रोपेगेट करते हैं ना। अब तो देखो, बात है ना कि अगर 10 लोगों ने वो किया और 10 में से किसी एक के बच्चे को उससे बेहतरी हो गई, राइट, हाँ। तो उनके लिए तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं थी। ठीक है, गुड फॉर देम, आई एम ऑल द बेस्ट। लेकिन वो दैट डज नॉट मेक इट द एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। मैं उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ कि पैरासिटामोल है, वी ऑल नो इट्स अ पेन किलर, राइट। हाँ। हाँ। अब पैरासिटामोल हम वगैरह में यूज नहीं करते। अब पैरासिटामोल से मेरा फ्लू ठीक हो जाता है, इट्स अ हम्म। फैक्ट। मेरा फ्लू पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है, तो दैट डज नॉट मीन कि पैरासिटामोल को हम प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दें कि जी, या मैं प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दूं कि जिससे फ्लू ठीक हो जाता है। मेरा ठीक होता है तो सबका ठीक होना चाहिए। सो हम्म। इट्स जस्ट वन पर्सन जिसको एक चीज ने डिफरेंटली इफेक्ट कर रही है। सो इट डज नॉट मीन कि सबको उसी तरह करेगी। जनरलाइज होगा। अच्छा, इसमें यस, तो हम यू कैन इसलिए टेक इन वाटर इफ यू वांट। इन द मीन टाइम आई आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, आप माशाल्लाह मुल्तान में भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर यू गो टू कराची एज वेल आफ्टर आई थिंक 6-8 वीक्स, तो वहाँ भी माशाल्लाह आपका होता है, तो आपके पास काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के लोग आते होंगे और एक ब्रॉड रेंज के आप पेशेंट्स देख रहे हैं ना, मुल्तान से लेके कराची, और वहाँ पर सबर्ब से भी आते हैं, डिफरेंट जगहों से, अच्छी जगहों पे। और जब डॉक्टर एक जो है वो ट्रैवल भी कर रहा है, तो आपके पास एक डेमोग्राफिक्स थोड़ा एज कम्पेयर टू समबडी स्टेशनरी उसमें जरा ज्यादा हो जाता है। आपका कोई एक्सपीरियंस है, या ये भी सिर्फ एक तासुर है, इट डजंट हैव एनी एविडेंस के किसी खास सोशो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे जो हैं या उनकी फैमिली के बच्चे हैं वो ज्यादा मुतासिर हैं? इज देयर एनी एविडेंस बिहाइंड इट, या इट्स जस्ट वन अनदर कंट्रोवर्सी, या पर्सनल ओपिनियन? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स आई डोंट थिंक सो कि इट्स कि ये सिर्फ एक सोशो इकोनॉमिक, ये अगेन वही वाली बात आ जाती है ना कि इफ आई हैव एक्सेस टू बेटर मेडिकल केयर, इफ आई हैव हम्म। एक्सेस टू इंटरनेट, आई हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ सर्विसेज, सो ऑब्वियसली उसमें वो नोट जल्दी हो जाएगा, पॉइंट जल्दी हो जाएगा, डायग्नोस जल्दी हो जाएगा, मैनेज जल्दी हो जाएगा। यही अगर मैं किसी दूर दराज के इलाके में, किसी पहाड़ी इलाके में रह रहा हूँ कि हम्म। जहाँ पे जनरल फिजिशियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, हम्म। तो वहां पे तो ऑब्वियसली फिर ये जो है वो अमूमन फिर वो वेट एंड वॉच के हिसाब से चल रही होती है कि अच्छा जी अभी नहीं बोल रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं सीख रहा तो बस ठीक है जी, अल्लाह की मर्जी। नहीं, बट इसमें तो आई स्क्रीन की गेस ये इन्वॉल्वमेंट, स्क्रीन टाइम वगैरह वो कितना इन्वॉल्व है? क्योंकि वो जरा ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। अब तो रूरल में भी ये चीजें हाँ, चली गई हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीजें बाद में जाती हैं, और जो थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट टाइप और थोड़ा खराबी बेस्ड चीजें हैं, हर जगह वैसी स्प्रेड हो जाती हैं। बट स्टिल अर्बन में यूज ज्यादा है। एवर में स्क्रीन टाइम ज्यादा है, और एक टर्म अक्सर अब हमें सुनने को भी मिलती है, मे बी शायद उसको आप ऑनलाइन देखें तो आपको कहीं मिल भी जाएगी। a lot of time they use the term virtual autism, जी। although this is not a diagnostic criteria। लेकिन हाँ, वो ये जरूर है कि उसकी वजह से हमें कोई खास सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। रीजन बीइंग, आज से कुछ अर्से पहले तक तो ना बच्चों को डराने के लिए कहते थे, as simple as it is, कि जी स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चे खुद समझदार हैं, वो गूगल करके देख रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी कि दैट इज एविडेंस बेस्ड। वो जो हम बड़ों को पहले डराते डराने के लिए कहते थे, हैं। अब ये तो कि जो हमें पहले डराने के लिए कहते थे, वो वाकई ये चीजें स्क्रीन टाइम के साथ हो रही है। और इवन एट अ वेरी यंग एज, देखिए, इवन एज अ पेरेंट आई विल ऑल्सो से कि यार मेरा 1 साल का बच्चा है, बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इसको स्क्रीन मोबाइल चलाना सारा कुछ आता है। वी टेक इट एज अ प्राइड कि बच्चा हाँ। जो है वो मोबाइल ऑपरेट, ठीक है, टू सर्टेन लेवल इट्स अ स्किल। लेकिन बात ये है कि वो मोबाइल से कर क्या रहा है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन हाँ, इंटरेक्शन होना चाहिए था, वो वो मिनिमाइज हो। ह्यूमन, जो उसने अपने अम्मा अब्बा को रिकग्नाइज करना था, उसने अम्मा अब्बा के बजाय मुख्तलिफ जो वो हम नर्सरी राइम्स, पोएम्स और जो सर्टन चैनल्स हम उनको दिखाते हैं, वो उसको उसको अपना मामा पापा बना लेते हैं कि वो हम्म। मामा है, वो पापा है, वो शार्प हो जाए, वो पापा शार्प हो जाए, वो कुछ हो जाए, तो वो तो शार्प दैट्स सो है। ट्रू। से इंडियन लैंग्वेज इतनी ज्यादा बच्चों में, इस एज के ग्रुप के बच्चों में, वो हिंदी बोलने लगते हैं, इतने अल्फाज जो हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए और उर्दू में ट्रांसलेट है, हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं। सीख लेते हैं। अब अगर हिंदी ट्रांसलेटेड में सीख रहे हैं या किसी और में सीख रहे हैं या इंग्लिश में सुन रहे हैं, तो उनकी वो जो कि कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, उनका फोनिक्स उनके उसी तरह डेवलप हो जाते हैं। हाँ। और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम लगती है कि यार ये तो बिल्कुल ही हमारे साथ अंग्रेजी में बात कर रहा है, हमें तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, पता नहीं किस तरह बोलता है। फिर दूसरा, जो इस तरह के शोज और कार्टून वगैरह भी हैं,
उनको अगर आप कभी कुछ भी जगह बैठ के क्रिटिकली देखें ना, तो दे आर वेरी कलरफुल, वेरी मूविंग, कि यस। ताकि बच्चे को ना ज्यादा फोकस करना पड़े ना अच्छा। कुछ करना पड़े। उनकी साउंड इस फ्रीक्वेंसीज में होती है कि जो बच्चों को स्टिमुलेट करे, उनके विजुअल्स इस तरह के होते हैं कि जो बच्चों को स्टिमुलेट करे। जनरली एक चीज जो मैं अक्सर नोट भी करता हूँ, और मैं आई डू टेल पेरेंट्स एज वेल, कि अगर स्क्रीन टाइम की वजह से अगर किसी बच्चे का स्क्रीन टाइम ज्यादा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो ही शुड लर्न फ्रॉम द स्क्रीन। वो हम्म। कार्टून्स के एक्शन, कार्टून के वर्ड्स को वहां से सीख ले। ठीक है, वो उसकी लर्निंग में हमें प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन वो लर्न तो वहां से कर लेगा ना। तो जहां पर अगर लग रहा है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है लेकिन ही और शी स्टिल नॉट लर्निंग, सो परहैप्स देयर इज ओके। समथिंग कि जहां पे फिर हमें वैल्यू की जरूरत है। ओके। लेकिन हैविंग सेड दैट, सॉरी, आइडियली यंग एज में तो स्क्रीन टाइम बच्चों का नील बटा नील होना चाहिए, इट शुड बी जीरो, हम्म। राइट। पहली जो बच्चों की डेवलपमेंटल एजेस है 6 years ऑफ एज तक, उसको हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको करें, आइडियली इट शुड बी जीरो। आजकल की सिचुएशंस के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से जीरो करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसको फिर हम जितना मिनिमम कर सकते हैं उसको उतना हम मिनिमम करें, या एटलीस्ट हम उसको वहां तक जरूर लेकर आए कि बच्चा का खाने पीने में हम उसको इन्वॉल्व ना करें। कि बच्चे ने खाना पीना है तो ही और शी शुड ईट विदाउट स्क्रीन, शुड ईट विदाउट गैजेट्स, ताकि जो उसके पेट में जा रहा है वो उसको लगे भी और उसके ब्रेन के लिए सिग्नल्स बने कि जी मेरा पेट अब फुल हो गया, अब मुझे रुकना है। वरना हम्म। अदरवाइज वो स्क्रीन देखते हुए जो खाते पीते रहते हैं ना, मदर अक्सर यही कहती है कि विदाउट स्क्रीन देखे तो इसमें रोने वाले खाने, या दैट्स मोबाइल ट्रू। हाथ में होगा तो ये चारों, वो चार रोटियां इसलिए खा जाएगा क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है। खाने का उसका ब्रेन टेंशन, तो हाँ। फोकस हुआ हुआ, हम्म। उसका ब्रेन तो हुआ हुआ स्क्रीन के ऊपर, उसको पता ही नहीं है कि उसके पेट में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। वो सारे सिग्नल ओवर राइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। सो एक्चुअली तो खाने पीने के मामले में तो एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रीन इन्वॉल्व। अगर उसको आप जीरो कर सकते हैं दैट इज बेस्ट, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3-4 years ऑफ लाइफ। अगर जीरो नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आई थिंक इट शुड नॉट बी मोर देन 20 minutes अ डे। वो भी उसको आप एटलीस्ट 15-15 मिनट्स के दो इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, लेकिन एट अ स्ट्रेच हाफ एन आवर 1 hour 2 hours, दैट इज अगेन बच्चों को मोबाइल हम देते हैं, उनको इंटरनेट एक्सेस हम हम प्रोवाइड करते देते हैं, हैं। उसको हम लिमिट कम कर सकते हैं। और हम बिल्कुल सिंपली उसको इस तरह लिमिट कर सकते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस द सेल फोन विद आवरसेल्व्स। हम हम्म। उसको रिप्लेस करके बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे उसकी पसंद की एक्टिविटीज में, तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को लूडो खेलना पसंद है तो मुझे उसके साथ एंगेज होना है, तो मुझे उसके साथ लूडो खेलना पड़ेगा। इफ यस। आई एक्सपेक्ट हिम कि नहीं जी फुटबॉल खेलना पसंद है, लूडो छोड़ो मेरे साथ फुटबॉल खेलो, वो कभी भी एंगेज नहीं होगा। सो हम्म। वी हैव टू इनटू देयर वर्ल्ड, प्ले विद देम, बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, तो उसके साथ उनका कनेक्शन हमारे साथ बनेगा। ओके डॉक्टर अदील, थैंक यू सो मच। आपका बहुत हमने टाइम लिया, आपका थोड़ा गला भी खराब है, एंड आपका फैमिली टाइम है। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज क्लिनिक में ऑब्वियसली यूर बिजी क्लिनिशियन माशाल्लाह, तो क्लिनिक में पेशेंट्स की टाइम तो हम नहीं दे, आप दे सकते। आपने फैमिली का टाइम दिया, और आपकी फैमिली का भी थैंक यू कि उन्होंने हमें आपको थोड़ी देर के लिए स्पेयर कर दिया। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। एक हमारे कुछ हम अपने टॉपिक्स शोज में कुछ जो इस तरह के स्पेशल शोज होते हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, तो एक बीच में ड्रॉ लकी ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक आया है, कंसर्न फादर फ्रॉम कराची। वो कह रही है कि मेरी बच्ची 3 साल की है और उसने रेड फ्लैग साइंस शो करना शुरू कर दिए हैं ऑटिज्म की, और कराची की बहुत फेमस एक हॉस्पिटल में वो जाते हैं। और पूरी वही जिस तरह बताया आपने कि वो कितनी टीम है, उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। तो वो फिर भी कुछ जगहों पे है, बट शी कैन नॉट कम्युनिकेट हर वट एवर शी वांट्स टू से। एंड वो कह रहा है कि जैसे ही सोने का टाइम आता है ना, रात का टाइम आता है, तो अपने टैंट्रम में फिट्स थ्रो करना शुरू कर देती है। एंड शी क्राइज एट अ स्ट्रेच, जैसे एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा रोती है। वी डोंट नो हाउ टू सूद हर एंड काम हर डाउन। हम भी परेशान होते हैं और बच्ची की तकलीफ भी नहीं दूर हो सकती। सो वी आर रियली वर्ried अबाउट दैट। और फिर वो मुझसे पूछे थे, डॉक्टर मायमा बस यही होता रहेगा कि मतलब इसकी क्या लेटेस्ट क्या है, क्या स्टेम सेल्स, तो कुछ लोग स्टेम सेल्स की भी बात करते हैं। खैर एनीवेज, बट आप ये बताइए कि पहले इस पर्टिकुलर केस में उन्हें क्या करना चाहिए। उसमें द फर्स्ट थिंग इज के यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव ओके। टू बी काम। सबसे पहले हमें अपनी एंजाइटीज, अपने फियर, अपनी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है एज पेरेंट्स। यस, इट्स डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एज अ फादर आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चों के साथ, अगेन किसी के भी बच्चे के साथ हो, तो इट्स ऑलवेज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। एक छोटा सा बच्चों को बुखार भी हो जाए
तो हम उसमें इतना परेशान हो जाते हैं, जहाँ पर हमें डेली बेसिस पे या थ्राइस अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक हमें एक ही सेंटर पे, एक ही हॉस्पिटल में 3-4 लोगों के पास जाना पड़ा। सो इट्स वेरी डिमांडिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिमांडिंग, एंड इट्स फाइनेंशियली बर्डन भी पेरेंट्स के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। सो इट्स डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट। सो द फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज टेल आवर पेरेंट्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं कि वी आर राइट हियर फॉर द चाइल्ड राइट नाउ। उसका वर्ल्ड जो है वो हम क्लिनिशियंस और आप पेरेंट्स हैं। हमारे पास वो बच्चा अगर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसके हमारे पास घंटे के लिए आ गया, 2 घंटे के लिए आ गया, इवन 3 घंटे के लिए भी आ गया, एट द एंड ऑफ द डे तो उसने बाकी 21, 22, 23 घंटे घर पे पेरेंट्स के साथ गुजारा। सो पेरेंट्स हैव टू बी स्ट्रांग, दे हैव टू बी रेडी। और एक चीज जो मैं हमेशा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, लकीली मैंने शुरू में कह दिया, अच्छा हुआ कि इसमें डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि अगर बच्चे को कोई टास्क मिले हुए हैं, कोई घर पे चीज करनी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की हो गई या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की हो गई। इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स, अगर कोई बड़े सिबलिंग्स हैं, इन्वॉल्व देम कि कौन से टास्क वो करवा सकते हैं, कौन से टास्क पेरेंट्स करवा सकते हैं, कौन से टास्क मदर करवा सकती है, कौन से टास्क फादर करवा सकते हैं। वो खुद से उसको ये इवेल्युएट करके उसको डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि देखें, एज पेरेंट्स चाहे हम जितने मर्जी मर्जी सिंसियर हो, हम जितनी मर्जी एफर्ट दे रहे हो बच्चे के साथ, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डू गेट टायर्ड, वी हम खुद भी मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि बजाय इसके कि हम एग्जॉस्ट हों, कोलैप्स करें, वी शुड हैव डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग्स द फैमिली मेंबर्स के कौन क्या चीज करवा सकता है, तो वो बच्चे की उस तरह हम डिवाइड करके करें। तो एक चीज तो ये है। सेकेंडली, अगर इस तरह का कोई इशू हो रहा है कि एट नाइट बच्ची जो है वो इस तरह एकदम से कर रही है, so I guess the first thing is, because obviously I've not seen her या मुझे exactly वो चीजें नहीं पता। So the best thing is first of all talk to the behavioral therapist कि इस तरह हो रहा है। So they will probably guide you। बाद में शुरू में अर्ली पार्ट ऑफ द थेरेपी, अर्ली पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगी। अगर स्लीप का कोई इशू हो रहा है, सो मे बी साइकियाट्रिस्ट, फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन कैन हेल्प यू विद melatonin or any other medication के जिसके साथ उनकी वो नींद वगैरह हम बेहतर कर सकें। A lot of times रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब बच्चे इस तरह एकदम से टेंट्रम थ्रो कर रहे हो या कुछ हो, सो टू स्टार्ट ऑफ विद लेट देम बी, राइट। और थोड़ा सा हम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली कौन सी पॉसिबल ऐसी चीज हो सकती है कि जो बच्चे को ट्रिगर कर रही है। A lot of times at parents, even as clinician, it is very difficult for us to pinpoint कि ये चीज कर रही है, लेकिन a lot of times वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल वो कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं लाइट्स ऑफ करके मैंने लैंप ऑन किया, और जो लैंप का लाइट है वो बच्चे को सेंसरी सेंसरी तौर पर स्टिमुलेट कर रही है, हालांकि वो एक छोटा सा बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है या छोटा बल्ब है, लेकिन एज कम्पेयर टू दी अदर लाइट्स या एलईडी लाइट्स या ट्यूब लाइट्स या अदर बल्ब, वो बच्चे को इतना ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन दे रही है कि उसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। बाज़ औक़ात हम बच्चे को अपना, या ये भी हो सकता है कि हम अंधेरा कर देते हैं, तो बच्चा उसकी वजह से उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस सेंसरी को कर रहा है। बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि हम लोगों को स्लीपिंग सूट पहनाया, तो वो स्लीपिंग सूट का टेक्सचर इस तरह का है कि जो बच्चे को अगेन वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन इरिटेट उनकी कर। ट्रिगर कर रहा है, कि उसकी वजह से। जैसे बहुत सी दफा में बच्चों को टैग्स के साथ इश्यूज होते हैं। स्टिल आई कैन नॉट हैव दीस टैग्स Yes, ऑन माय me too. शर्ट Me too. अगेन। I cut them, the new things. लेकिन ये कि वो मतलब बाज़ औक़ात बच्चों को ये टैक्स कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चों को फुल स्लीव्स तंग कर रहे होते हैं, हाफ स्लीव्स तंग कर रहे होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग अगेन कि बच्चा क्योंकि ऑब्जर्व हमें करना एक्सप्रेस नहीं पड़ेगा। कर पा रहा हो, हम्म। तो हमें हमारे लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हम्म। कि वो बच्चा हमें नहीं बता पा रहा, तो हम क्या इस तरह का कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज ट्रायल एंड एरर। अच्छा, अब उसमें एक छोटी सी इवैल्यूएशन के तौर पे, जिस तरह हम बात बात वो एक एबीए में एक चीज होती है, फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस, कि एक सर्टन बिहेवियर बच्चे का आ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसका एंटीसीडेंट क्या था और उसके बाद हमने क्या किया, मोर और लेस ऑन द लाइन ऑफ सीबीटी, कि चलिए एक बच्चे का ये बिहेवियर आया तो वो ट्रिगर किस वजह से हुआ, वो ट्रिगर हुआ तो मैंने उसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया, क्या चीज मैंने की कि बच्चा सूद हो गया। सो अगेन दिस इज प्रीटी मच ट्रायल एंड एरर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हम्म। लेकिन बहुत सी दफा में हम ये ट्रायल एंड एरर हमें बच्चों के साथ करना पड़ता है, प्रीटी मच लाइक कि अगर न्यू बॉर्न है, तीन हम्म। चार महीने का बच्चा है, वो हम नहीं कम्युनिकेट कर सकता, वो हम्म। हमें सिर्फ रो के बता रहा हर होता है चीज कि के लिए रोता है कुछ वो। गड़बड़ हाँ। है, हम्म। वो फिर रो के बताता है। सो वी हैव टू इवैल्यूएट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सी दफा हमें नहीं भी समझ में आता। सो अगेन दिस इज वेरी मच ट्रायल एंड एरर। लेकिन हाँ, अगर they are going to proper tertiary care hospital यस, जहाँ यस। पे lot of
प्रोफेशनल्स आर डीलिंग विद देम, सो मे बी उनके साथ वो ये कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे कोई सेंसरी थेरेपिस्ट हैं जिनके पास वो जा रहे हैं, सो मे बी दे कैन डिस्कस विद देम, बिहेवियरल थेरेपिस्ट के साथ हम सारी एज अ टीम दे कैन डिस्कस कि इस तरह रात में होता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। अब वो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बाज़ औक़ात अगेन लेट्स सपोज के बिहेवियरल थेरेपी में हम उसको इस तरह के एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करके कि चलिए हम थोड़ा सा जो है ना इसको अंधेरे वाले कमरे में करके हम फिर देखते हैं कि ये क्या करता है, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें इनको शूट डाउन कर देती हैं, कौन सी चीजों से ये काम डाउन हो जाते हैं, कौन सी चीजों से इनका रोना बंद हो जाता है। तो अगेन दिस इज ट्रायल ट्रायल एंड एंड एरर एरर, सॉर्ट ऑफ हाँ। डॉक्टर साहब, इसमें ये अब देखें, कैन वीडियो रिकॉर्डिंग हेल्प? जैसे आप अगर एक फॉर एग्जांपल एक टाइम पे जाते हैं और दूसरी टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हॉस्पिटल्स तो बड़े हैं, पूरी पूरी थिंग। टीम्स हैं, लेकिन जो पेशेंट्स ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो पेशेंट लोगों को अपॉइंटमेंट लेने में मसला है, और फिर राइट टाइम पे जिस वक्त जिन दिनों में इशू हो रहा होता है उन दिनों में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, तो दैट्स अ रियलिटी जो हम छोड़ नहीं सकते। क्या उन दिनों में ऑनलाइन कंसल्टेशन या रिकॉर्डिंग ऑफ द सिनेरियो जब हो रहा हो तो उसको रिकॉर्डिंग करके क्या आप लोगों को वो ज्यादा फैसिलिटेट कर सकता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस? एक तो उसकी शॉर्टन करके उसको, या बिहेवियर ऑब्जर्वेंस हो जाएगा, क्योंकि क्लिनिक से बाज़ दफा आप इतना लंबा टाइम नहीं रह सकते। अब हमारे पास इधर मुल्तान में हॉस्पिटल में तो हमने तो ये फैसिलिटी रखी हुई है ओके। कि क्योंकि अब अगर मुल्तान की पेरिफेरी से आपको किसी और शहर से आ रहा है, अब ऑब्वियसली अगर इस वक्त कोई उनको इशू हो रहा है या ड्यूरिंग होम सेशन उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या बच्चे का टेंट्रम हो रहा है, ऑब्वियसली वो हमें आके तो उस वक्त नहीं बता सकते। तो हाँ। हमने तो एक फैसिलिटी ये रखी हुई है, हमारा एक व्हाट्सएप का नंबर है, उनके पास होता है, वो उस पर हमारे साथ वीडियो शेयर कर देते हैं, उसके साथ वो हमें तो जो भी कंप्लेन हो रही थी वो शेयर कर देते हैं। तो आइदर ऑफ द बिहेवियर थेरेपिस्ट या मैं या जो भी अवेलेबल होता है वी गाइड देम। सो आइडियली इस तरह का होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स ने वही जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि 25/8 उन्होंने बच्चों के साथ लगे रहना जी। होता है, तो दे नीड दिस सम सॉर्ट ऑफ क्विक गाइडेंस कि अगर सपोर्ट इस तरह की कोई सिस्टम, चीज हाँ हो जी। रही है तो हम क्या कर सकते डॉक्टर हैं। साहब, इस तो पे आइडियली होता अगर इफ सब, जी, आप बोलिए। है। बस एक छोटा ऐड करूंगा कि वो जिस तरह वो क्राइंग का था ना, अब अगेन क्राइंग इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम्म। बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन वो हमें बोल के रो के एक्सप्रेस कर रहा है कि कुछ चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है। यस, एज अ फादर एज अ पेरेंट मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होगा कि मेरा बच्चा पिछले 1 घंटे से रो रहा है, यस। राइट। लेकिन a lot of times क्राइंग सुनने में देखने में हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक और बहुत हमें हैवी ऑन द हार्ट लगती है। लेकिन समटाइम्स बच्चों के लिए मतलब ऐसे ही है ना कि अगर एक बच्चा राइट आफ्टर बर्थ नहीं रोता हाँ, तो तो हम उसको परेशान हो जबरदस्ती जाते हैं, रुलाते हैं। हाँ, रुलाते हैं। जरूरी है। तो इसी तरह बहुत सी दफा में बात औक़ात बच्चों की ये कम्युनिकेशन ये होती है, वो रुक गई हो रही होती है। बहुत सी दफा में अगेन जिस तरह मैंने वो कहा ना कि स्टीरियोटिपिकल या वो फिक्सेशन बन जाती है। बहुत सी दफा में ये लर्न बिहेवियर भी बच्चों के बन जाते हैं कि अच्छा जी अब लाइट बंद हो गई, अब सोने का टाइम है, बस अब मैंने अब ये रो पूरा एक साइकिल पूरा लाइट बंद करना होगी, अब है। रोने मैं का फिर टाइम है। तो या यार रो रहा करते थे आपको जो दो सफेद आंखें जो है ना वो हर वक्त आपको नजर आती है कि वो आपकी तरफ फिक्स्ड है। ये होता है। डॉक्टर तो साहब, यार अगर इफ somebody ट्राई wants करना to reach out to you, आप बताइए, कराची में और मुल्तान में आप कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ आपको रीच आउट करें? और दूसरा, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि आप अगर हमारे साथ लिस्ट शेयर कर लें ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट सेंटर्स, बिकॉज जाहिर है कोई नॉर्थ से आएगा गिलगित वगैरह में, तो वो तो नहीं ऑल द वे जा सकता, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो, जितनी आप है, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी हमारे साथ सेंटर्स एक तो रजिस्टर हो सके अपनी सिर्फ एंट्री के लिए, जैसे डायरेक्टरी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेजोनेट, और या मेरे चैनल पे आप ये मेंशन कर सकते हैं जो भी सेंटर्स के ओनर्स हैं या जिन्होंने खोले हुए हैं, डॉक्टर्स, इवन साइकेट्रिस्ट, जो भी ऑटिज्म को डील करें या न्यूरो डाइवर्जेंट या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के लोग हैं। तो हम लोग अपने चैनल पे भी और अपने वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कोशिश करेंगे कि एक डायरेक्टरी बनाएं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके पास जो जो रिसोर्सेज हैं, उनकी इन्फो है, काइंडली आप हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि जो लोग कंसर्न है उनको नहीं पता कहाँ जाना है तो वो। और दूसरी चीज है कि इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू थ्रू वर्चुअल फॉर वर्चुअल कंसल्टेशन, या फिर अगर आपकी कराची या मुल्तान के करीब कहीं हैं और वो इन पर्सन मिलना चाहते हैं, तो प्लीज आप बता दीजिए वेयर शुड दे कम। तो लिस्ट तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है दैट इज बेसिकली बेस्ड इन मुल्तान। स्प्रिंग क्लिनिक के नाम से है, मुख्तार शेख हॉस्पिटल है, और मुख्तार शेख हॉस्पिटल को आप सर्च कर सकते हो, उससे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट का सारा सिस्टम भी मिल जाएगा। उसी के साथ हम बेसिकली इसका स्प्रिंग क्लिनिक जो है वो उसका साइकेट्रिक यूनिट
ठीक है, सेपरेट डिफरेंट है। तो मुख्तारी जगह हॉस्पिटल को आप सर्च करेंगे। सॉरी, एक सेकंड। नो प्रॉब्लम। आप मेरे साथ भी शेयर मुख्तारी कर दीजिएगा, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट में भी इस कंसर्न्ड सेक्शन में उसको इंक्लूड कर देंगे। डेफिनेटली डू दैट, डेफिनेटली डू बहुत दैट। शुक्रिया आपका, वंस अगेन वी टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड बट ये कंसर्न्स इतना ज्यादा था पूरे पाकिस्तान, जहां जहां से पता चल रहा था सबको कि ये चीज होने वाली है, सो दे विल चेक आउट टू मी एंड इंशाल्लाह विल कीप बॉदरिंग यू बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉक्स दैट नीड टू बी for awareness is there really important. Thank you, jazakallah, बहुत शुक्रिया and thank you. Allah Hafiz. Thank you.